पत्रिका के किडॉट सलून में एफबी लाइव इंटरेक्शन में आप सभी के साथ हम जुड़ चुके हैं और आप भी हमारे साथ हैं। इस मंच पर आप सवाल कर सकते हैं हमारे खास मेहमान से। तो आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता और देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही लेखक अंशु गुप्ता जी। अंशु जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास इंटरेक्टिव सेशन में। तो उनसे बातचीत के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी चाँद मोहम्मद शेख भी हमारे साथ मौजूद है। उनका भी मैं अभिवादन करती हूँ। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस सेशन में। लाइव इंटरेक्शन सेशन है, हम लोगों से भी इसमें बातचीत करेंगे, आपसे सवाल करेंगे। आज के खास मेहमान अंशु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, तो सवालों का जो सिलसिला है वो मैं ही शुरुआत करती हूँ। अंशु जी, पहला मेरा सवाल है आपसे। आपकी जो हाल ही में कुछ कविताएं प्रकाशित हुई हैं, देश भर के मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वो प्रकाशित हुई हैं, काफी सराही गई हैं। और वो कविताएं खास तौर से अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, देश में कोरोना में जो आपदा चल रही है, मजदूरों का जो पलायन हमने देखा है, उसे लेकर जिस खूबसूरती से आपने उन कविताओं को उकेरा है, वहां कविताओं में संवेदनाएं बहुत गहरी नजर आ रही हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एक लेखक और संवेदना का क्या रिश्ता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं बहुत शुरुआत में कविताएं किया करता था, और जो आप संवेदना की बात कर रही हैं, शायद ये वाला जो पूरा डिजास्टर हुआ और जिस तरीके से लाखों लोग मिनटों में उठ के चले गए, जिन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि रास्ता कितना कठिन है, और एक बार हम पे पूरी तरह अविश्वास करके एक तरह से वो चले गए। मुझे लगता है कि शायद वो चीज एकदम से वापस आई, और तब मुझे लगा कि मैं तो कोविद ही लिख रहा हूँ, और पहली कविता ही उसकी ये थी कि तुम वापस मत आना। तो मुझे लगता है बहुत गहरा रिश्ता है। और क्योंकि इस वाले डिजास्टर में मैं अभी किसी को और भी बता रहा था ये बात कि बहुत डिजास्टर देखे पिछले 21 साल की इस जर्नी में, और टू बी ऑनेस्ट मेरा तो जब उत्तरकाशी का एक अर्थक्वेक हुआ था, वो मेरा पहला एज ए स्टूडेंट एक्सपोजर था। उससे पहले मैंने कभी ना तो गांव इस तरह देखे थे ना डिजास्टर देखे थे। और मैंने बहुत क्योंकि एक फोटोग्राफी का शौकीन हूँ, तो वो भी सब करता हूँ, तो बहुत सारे डिजास्टर देखे, बहुत सारी डेड बॉडीज देखी, बहुत अलग तरह का डिस्ट्रेस देखा लगभग हर बड़े डिजास्टर में इस देश में। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं इतना कभी टूटा नहीं था जितना इस डिजास्टर ने मुझे तोड़ा, और वो भी घर के अंदर बैठकर तोड़ा। मतलब ये वो डिजास्टर नहीं था जहां हम टूटे हुए मकान, टूटे हुए दुकान, उजड़े हुए चीजें देखा करते हैं, जो हर एक डिजास्टर का स्वरूप होता है कि आप अर्थक्वेक में जाते हैं तो पूरा नीचे तक गिरा हुआ है, बाढ़ है तो खत्म है, सुनामी देखी, दंगे देखे, जले फूके सब मकान देखे। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये तो सब शायद संवेदनाओं का ही रिश्ता है कि कहीं वो कविता लौट आई, आप देखें दुख के साथ लौटी। और मैंने लिखा भी था कहीं कि मैं पूरी वो एक सीरीज लिखना चाहता हूँ, और दो लिखने के बाद मुझे कहीं ऐसा लगा कि नहीं, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो मैं क्या उस पर लिखूं, बट वो अंदर से निकल ही नहीं पा रहा अभी, क्योंकि आप रोजमर्रा में अभी भी वो दुख देखते चले जा रहे हैं। तो वो अच्छा जो हो भी रहा है वो कविता के रूप में निकल ही नहीं पा रहा। ये सच्चाई है मेरी आज की। बिल्कुल, आपकी संवेदना जो है वो इन कविताओं में, दो कविताएं हैं आपकी, तुम वापस मत आना और एक बार रोका तो होता। ये दो कविताएं आपकी पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुकी है और काफी सराही गई। आप जो मजदूरों की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे इस पलायन पे आपने लिखा, तो इसको एक निर्वासन के तौर पर लोग देख रहे हैं, तो क्या कहीं आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं कि एक निर्वासन की तरह है? बहुत बहुत कुछ अलग है ये। मैं तो ये इसको दूसरी अंदाज में सोच रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर 10 साल से रहे, जो लोग गांव से यहाँ पर डिस्ट्रेस में आए थे, वो शायद ये वो लोग नहीं थे जिनका कोई, जैसे कि कोई अपॉइंटमेंट लेटर किसी के हाथ में है और वो पकड़ के वो शहर आ गया। मेरे जैसे लोग कि मेरा मास कॉम में सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे पास एक लेटर था, तो मैं अपना देहरादून छोड़ के यहाँ आ गया था। ये जो लाखों लोग इस देश में आते हैं उठ के, इनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, इनके पास कोई रोजगार नहीं होता। जब गांव में भुखमरी होती है या गांव नहीं सही तरीके से ट्रीट कर पाता, तो ये आते हैं।
शहरों में ऐसा कुछ नहीं बचा कि वो किसी इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता हो, क्योंकि सबको मालूम है कि किस तरह के स्लम में जाएंगे और किस तरह के स्कूल में पढ़ेंगे। तो उतने डिस्टेंस में लोग आए, यहाँ पर सीखा, यहाँ पर पहले होमलेस की तरह आए थे, कई लोग बिना टिकट आए थे, डंडे खाए रोजाना के, कभी किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, उसके बाद धीरे धीरे सेटल हुए, कुछ स्किल यहाँ वाली जिनको लोग स्किल कहते हैं उनको सीखा, काम धंधे में लगे, और फिर अचानक एक दिन उठ के चले गए। ना तो उन्होंने किसी भी छोटे से लेके बड़ी तक किसी भी सरकार, किसी भी नेता, किसी भी कॉर्पोरेट के लीडर, किसी भी एम्प्लॉयर, किसी भी कम्युनिटी के लीडर, किसी पर कोई भरोसा नहीं रखा। यहाँ तक कि नेक्स्ट डोर नेबर पे भी भरोसा नहीं रखा, जिस सोसाइटी में रहते थे, जिस मकान को बना रहे थे, उस पर भी भरोसा नहीं रखा, और एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसका उन्हें यह भी नहीं पता था कि कितनी लंबी यात्रा है ना। जो आप यदि लोगों को देखें तो उनको सिर्फ ये पता होता है कि मुझे बस से 1 रात 2 दिन लगेंगे या ट्रेन से 2 रात 1 दिन लगेगा। उनको उनकी दूरी का सेंस वो है, और ये जानते हुए कि खाना नहीं है, पानी नहीं है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, ट्रक नहीं है, उसके बाद भी लोग चल निकले। तो मुझे तो लगता है कि ये निर्वासन बोलिए या कुछ भी बोलिए, ये तो टूटे हुए विश्वास का मामला है कि कहीं ना कहीं हमने अपने लोगों को सही से ट्रीट ही नहीं करा, कहीं ना कहीं हमने उनको उनकी ड्यू जगह या इज्जत नहीं दी, इसलिए वो लोग निकले। अंशु जी, यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपकी जो दूसरी कविता है जिसमें आपने उन्हीं ग्रामीणों को जो पलायन कर गए हैं उनसे पूछा है कि उनसे कहा है तुम लौट के मत आना, तो क्या लगता है कि उनकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा से जो आप दुखी मन से उनको ये सलाह दे रहे हैं, वो आपका एक तरह का दुख या पीड़ा है, या यूं कहें कि उनको एक सजेशन है कि तुम अपने ग्रामीण स्तर पे ही वो संसाधन क्रिएट करना ताकि अपनी जीविका वहां मजबूत तरीके से आप खड़े कर सको, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहो और ये दिन आपको दोबारा न देखना पड़े। क्या कहेंगे इस? नहीं, यही है। देखिए क्या होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि संसाधन क्रिएट करना सिर्फ अपना काम नहीं होता। हम लोगों के लिए अच्छे संसाधन मिले, हमें थोड़े ढंग के स्कूल मिले, वो किसी और ने क्रिएट करे थे, इसलिए मैं उसमें पढ़ पाया। संसाधन क्रिएट करना उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनके पास ऑलरेडी संसाधन हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर स्कूल बनाए, बेहतर जगह पे लोग पढ़ सके, बेहतर खेल की सुविधाएं हो, बेहतर जिंदगी हो, और खाने से ज्यादा किसान की इज्जत करें इस देश के लोग, और फार्मिंग को एक अच्छा प्रोफेशन और पेशा मान के चलें और उसको स्किल्ड प्रोफेशन का दर्जा दें। मतलब आप उन लोगों को बुला बुला के हम लोग लाते हैं, यहाँ पे मैकेनिक बना देते हैं, कहीं पे प्लम्बर बना देते हैं क्योंकि वो हमको चाहिए, और उसको सडनली जब तक वो प्लम्बर या मैकेनिक नहीं बनता उसको आप अनस्किल्ड बोल देते हैं। तो वो किसान जो 50-100 किस्म की दालें उगा सकता है, जो अपनी सब्जियां बचा सकता है, जो 2-3 आम की कलम जोड़ के नया आम इजाद कर सकता है, वो अनस्किल्ड कैसे है? तो मेरी तो इसीलिए लोगों को सलाह है कि भाई आप रहिए वहीं पर, और ये संसाधन जुटाना हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम गांव के पोखर पे काम करें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्कूलों पे काम करें, हमारी जिम्मेदारी है कि सरकारी अस्पताल जिनको हमने पूरी तरीके से इग्नोर किया है इस देश ने, जो इस समय सबसे प्रभावी सिद्ध हुए हैं, उनकी इज्जत करें। हमारी जिम्मेदारी है कि आशा वर्कर को मेड जितनी या चपरासी जितनी सैलरी देना बंद करें। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो लोग रुकेंगे क्यों नहीं रुकेंगे? आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ बड़े शौक से आए थे क्या शहरों में? मैं आया था ना शौक से। तो मेरा जो जिसको आप माइग्रेशन कहते हैं, मैं भी माइग्रेटेड हूँ। देश का लगभग हर नेता माइग्रेटेड है, देश का लगभग हर बड़ा बिजनेसमैन माइग्रेटेड है। यदि आप देखें, वो अपने अपने क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे। राजस्थान के कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े लोग बने हैं बिजनेस में, वो राजस्थान की जगह कहीं और बैठे हुए हैं। तो हम सब माइग्रेटेड हैं, बट माइग्रेटेड कहाँ उसे जा रहा है जो चल के जा रहा है। तो और ये मैं जब आया था, मैं अपनी बाई चॉइस आया था ना, अपनी इच्छा से चला आया था। बट इस देश का जो ज्यादा इंसान है जो माइग्रेट करता है, वो इच्छा से नहीं आता, वो मजबूरी में आता है। वरना कोई सड़क पर रहने के लिए आएगा क्या? बताइए, जिसकी रोटी फिक्स नहीं है वो वहां से क्यों आएगा, क्यों चलेगा, क्यों धक्के खाएगा? तो इसलिए रहना, वहीं रुक जाए बहुत सारे लोग, मैं तो कहता हूँ। जी जी, आपका सजेशन हुआ, यूं समझा। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी इस महामारी के बाद जो हालात हुए हैं और उसके बाद जो एक तस्वीर बदली है,
पलायन हुआ है, और जैसे आपने सजेशन भी दिया कि आप सजेस्ट करेंगे कि आप वो वही रुक जाए, आपको क्या लगता है कि इस महामारी के बाद जो एक बदलाव होगा, उस बदलाव में वो श्रमिक वर्ग, वो ग्रामीण लोग, वो मजदूर लोग खुद को कहाँ खड़ा पाएंगे? देखिए, मजदूर और श्रमिक तो क्या, हमें अपनी और आपकी किसी को अपनी गारंटी नहीं है, क्योंकि जब ये मैं बार बार यही लोगों को समझा रहा हूँ कि बदकिस्मती से बहुत सारे लोग लॉकडाउन को एक डेट मान के चलते हैं जी कि अभी 3 तारीख है, फिर 17 तारीख हो जाएगी। लॉकडाउन को वो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों की जिंदगी में लॉकडाउन तब तक है जब तक वो वापस अपने रोजगार में और रोटी पे नहीं आ जाते। सीधी सी बात है। सही कह रहा हूँ। तो वो तो हम लोगों में से भी बहुत की सिक्योर नहीं है आज की डेट में। तो मजदूर वर्ग, या कल को ये एक अखबार वाले मुझसे बात कर रहे थे और वो बोले, बाहर के थे, और वो कह रहे थे कि साहब, इंडिया का तो बहुत बड़ी ताकत है उसका इनफॉर्मल सेक्टर, है ना। तो मैंने कहा हाँ ताकत है, बट आप ये भी तो समझिए कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो दिहाड़ी पे होता है बहुत बार। तो जब आधा देश यदि दिहाड़ी पे खड़ा है और 2 महीने तक दिहाड़ी रुक जाती है, तो उसका तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसका तो कोई बैकएंड नहीं है। तो यदि मैं और आप एक लेवल नीचे चले जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी 2 लेवल नीचे, और वो और 2 लेवल नीचे चला जाएगा। तो अगले कुछ साल तो उसको एक बेसिक लेवल पे जीरो पे आने में लग जाएंगे, वो तो माइनस में चला जाएगा यदि हम सच्चाई की बात करें। और ये जो पूरा गेम है, ये डेटा का गेम नहीं है कि कितने करोड़ लोग, कितने लाख लोग। पहले भी इस देश में रोटी की समस्या रही है, और पूरी दुनिया में रोटी की समस्या बढ़ ही रही है, जॉबलेस होने की समस्या बढ़ रही है, तो उसका असर पड़ेगा। और मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ रुकने की, और कुछ लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि आप इस तरह से कैसे एडवाइस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई, मेरे कविता लिखने से लोग रुक जाएंगे, ये गलत फहमी मुझे नहीं है। ठीक है, बात सीधी सी है कि ये हम लोगों के लिए एक मौका है कि हम जिंदगी को दूसरे तरीके से देखें, और हम अपने पूरे संसाधनों को गांव में जाके लगाएं। क्योंकि आज की डेट में, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, बट जो भी कुछ साल का तजुर्बा है, जो देखते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि शायद एग्रीकल्चर आज भी एक ऐसा सेक्टर है जो इस समय सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी और पेट भरने का काम कर सकता है। जी जी। गाड़ियां बनाने से, चश्मे बनाने से, इन सब चीजों से अब नहीं होगा। जो डिलीवरी बॉय यहाँ पे बना दिए गए थे, वो बहुत सारे लोग अब शायद खाना डिलीवरी पे नहीं आएगा। तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए। और एक इस देश का जो वजूद है, इस देश की जो जड़ है, वो खेती है। यदि हम थोड़ा सा वापस पहुंचे और इज्जत करें किसान की और गांव की, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। उसके बाद जिस बंदे ने यहाँ पर आके धक्के खाए थे 8-10 साल के अंदर, वो कोई सॉफ्टवेयर का बंदा बन गया था, अकाउंटेंट का बन गया था, वो 1-2 साल में फिर चला आएगा। ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर वहां रुकेगा, बट इस बार उसे बाई चॉइस आना चाहिए, इच्छा से आना चाहिए, मजबूरी में भुखमरी के रहते नहीं आना चाहिए। अंशु जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस बातचीत को थोड़ा अलग ले जाना चाहूंगी कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपको 2015 में मिला। तो कोई भी सम्मान जो है वो सिर्फ सम्मान नहीं होता, एक जिम्मेदारी होती है। तो आप वैसे भी 21 सालों से जो है सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो इस अवार्ड के बाद आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हुई महसूस की आपने? देखिए, यदि मैं मजाक में और सीरियसली बोलूं तो भाई, मैं तो पहले भी जिम्मेदार था और अब भी जिम्मेदार हूँ। की बात तो अवार्ड अपना आते हैं, वो अवार्ड देने वालों की इच्छा है कि वो किसको चुनते हैं, क्या करते हैं। और दूसरा, लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्रेम है, जो हमें मदद करता है ये सब करने में। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी इस तरह के बड़े अवार्ड को लेके हम जैसे लोग, जो बहुत ही एक नॉर्मल, ईमानदार, मिडिल क्लास और छोटे शहरों से उठ के आए हुए लोग हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात है कि जिस चीज को आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं और कहीं एक लिस्ट बनी होती है कुछ लोगों की, जिसमें शायद इंडिया में मदर टेरेसा और विनोबा भावे जैसे लोगों का नाम होता है, या हम लोग जर्नलिज्म के थोड़े शौकीन हैं तो उसमें अरुण शौरी का नाम होता है। तो यदि उस लिस्ट के आखिरी कहीं पन्ने पे 50वें 60वें या जितने भी नंबर पे आपका भी नाम आ जाता है, तो अच्छा तो लगता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो तमाम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आज आप यहाँ हैं और ये सब बात कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी ताकत की बात होती है। तो मुझे याद है जब 2015 में मिला था, तो बहुत सारे गांवों में देश में मिठाइयाँ बटी थी, क्योंकि हम तो हजारों गांव में काम करते हैं पूरे देश में।
और सोचिए कि हम शहर के लोग मैग्सेसे सही से नहीं बोल पाते, तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा अवार्ड है, क्या अवार्ड है, बट उनको ये पता लगा था कि साहब कुछ अखबारों में छप रहे हैं और कुछ टीवी पे नजर आ रहे हैं और कुछ बड़ा सा कुछ मिला है, उस पे मिठाइयां बट गई थी लोगों को। तो अच्छा है, ये भी छोटी छोटी खुशियां हैं, लोगों की जिंदगी में आती रहनी चाहिए। 21 सालों से आप इस अवार्ड की, हाँ बात चली मैग्सेसे अवार्ड की। आपको जो मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वो आपकी समाज सेवा के लिए दिया गया, सोशल वर्क के लिए दिया गया, और आपने उस तबके की बात को, उसकी पीड़ा को, उसकी परेशानी को, उसके दुख को उभारा, लोगों के सामने बताया और उनकी जरूरतों को काफी कुछ पूरा करने की कोशिश की। उनके यहाँ उनको कपड़ा देके, या कहें कि गांवों में कुएं बना के या पुल बना के, ऐसे बहुत से काम आपने गांवों में और ग्रामीणों के लिए किए। तो ये जो समाज सेवा को लेके आपको एक जो बड़ा अवार्ड मिला, इस समाज सेवा के बीच का पल्लवित होना, पनपना, इसकी अगर बात करें तो क्या कहेंगे कि किस तरह आप में ये भाव पनपा और कैसे लगा कि आपको इस फील्ड में होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कह ही नहीं सकता कि मैं कोई समाज सेवा करता हूँ या मैं समाज सेवा के लिए इसमें आया था। जब हमने 98 में जब मैंने नौकरी छोड़ी थी स्कॉट्स की, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोई इस तरह का कोई बड़ा फॉर्मल सेक्टर भी होता है, जिस अब तो खैर ये 20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब तो सोशल एंटरप्रेन्योर, डेवलपमेंट सेक्टर, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, बट उस समय भी ऐसा कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। ये था कि भाई एक आपको समस्या दिखी थी कपड़े की, और वो भी आपके जर्नलिज्म के दिनों में दिखी थी 91-92 के आसपास, और वो तब से आपको कचोट रही थी, और आपको एक दर्शन सा मिल गया था ये देखना कि हाँ भाई कपड़े की कमी है। और फिर उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें दिखती चली गई, होती तो है ही समाज में, आपको दिखने लगता है कुछ चीजें, एक वो दर्शन सा जब हो जाता है कहीं, तो बस वहां से शुरुआत हुई थी। ये है मेरी आदत कि मैं एक चीज में यदि चला जाता हूँ तो मैं उससे वापस नहीं आता जब तक कि मैं उसको कर ना लगूं। ये मेरे माँ बाप की देन है पूरी तरीके से, सारा श्रेय उनको है जिद का। हम तो सिर्फ उसको एक कीपर हैं, मतलब हमने उस जिद को बनाए रखा है लाइफ में। और फिर धीरे धीरे मजा आने लगा इसमें, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि बहुत शुरुआती दौर में जैसे जब भी आप कुछ नया करते हैं तो रिजेक्शन मिलता है, और रिजेक्शन मेरे लिए बड़ा शुरुआती दौर से बड़ा मोटिवेशन होता है कि तुम रिजेक्ट करो और मैं मजे लूंगा, फिर मैं उसे करूंगा। तो ये भी एक अपनी अंदर का कीड़ा है। तो बस ये ऐसे ऐसे चलता रहा, और फिर जब इसमें निकले तब शायद गांव मेरी यूनिवर्सिटी बन गए। मैंने पिछले 20-21 साल में इतना सीखा गांव से, और सच बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि हमें कोई समाज सेवा के लिए अवार्ड मिलते हैं। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो लोगों के स्वाभिमान का सवाल है। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चैरिटी के बहुत खिलाफ हैं। आपने कभी भी हमारे पूरे सोशल मीडिया में कहीं भी बहुत दीनहीन, गरीब, भूखे, नंगे लोग नहीं देखे होंगे। मतलब मैं तो ये सवाल लगातार उठा रहा हूँ कि आप कब तक भूख को बेचोगे या नंगे तस्वीरें बेचोगे गांव के सो कॉल्ड गरीब लोगों की, और उसके लिए फिर पैसा इकट्ठा करोगे समाज सेवा के लिए। तो मैं तो खुद और ऑर्गेनाइजेशन भी, गूंज भी इसी बुनियाद पे खड़ा हुआ है। तो हमने तो लाजली वो सोच बदलने का काम किया, और देश के आखिरी इंसान को स्वाभिमान और उसको ये हम कर रहे हैं। जी अंशु जी, जैसा कि आपने फेलियर के बारे में यहाँ पर बात की है, तो इससे पहले भी हुआ है कि जो भी समाज को बदलने के लिए जो कदम उठाते हैं, जैसे हम इतिहास में बात करें, सावित्रीबाई फूले, उनके साथ फातिमा शेख जो पहली दोनों महिला अध्यापिका थी, समाज को बदलने के लिए निकली थी, सर सैयद अहमद थे, तो इन लोगों को समाज से ही बहिष्कार झेलना पड़ा, समाज से ही उनको चुनौतियां दी, जबकि ये उस समाज के लिए ही, उस समाज को बदलने के लिए निकले थे। तो क्या इस तरह की क्या क्या चुनौतियां आपने देखी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि वो लोग तो बहुत बहुत महान लोग थे। वो गांधी जैसी हिम्मत सब में नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि यदि मुझ पे वो बीतती तो मैं भाग जाता, मैं शायद लड़ता पक्का, क्योंकि वो मेरा भी कैरेक्टर है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इस देश के तमाम जो सुधारक या विचारक, इस तरह के जिन लोगों ने ये सब चीजें की हैं, हमारे साथ ऐसा इतना बुरा कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक है कि भाई एक आपके आइडिया का रिजेक्शन होता है। दूसरा, सब लोग अपने लेंसेज से देखते हैं। तो जब हम कपड़े पे काम करते थे तो लोग कहते थे कि रोटी बहुत जरूरी है,
और मैं कहता था कि भाई आपको इसलिए कपड़े की जरूरत नहीं दिख रही क्योंकि आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपके पास एक भी कपड़ा नहीं है, आप बिल्कुल बिना कपड़ों के खड़े हैं, एक तरफ मैं एक टी शर्ट या पैंट रख दूंगा और दूसरी तरफ रोटी रख दूंगा, तो बता दीजिएगा आप पहले कौन सा उठाएंगे। तो ये हमारे कई बार अपने अपने लेंसेज होते हैं और उससे हम लोग देखते हैं। फिर जब वक्त के साथ बढ़ा तो अब दिक्कत ये आई कि लोगों को ये लगता है कि हम तो सिर्फ कपड़ों पे काम करते हैं, जबकि वो तो एक शुरुआती चीज थी और वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट हमने तो कपड़े को या बाकी सामान को एक हथियार बनाया हुआ है, एक साधन बनाया हुआ है कि हम कैसे गांव को गांव की इज्जत वापस दें और हम उनकी उनकी साझेदारी लें। तो हमारा जो रिजेक्शन वाली बात है वो ये है कि हमारे लगभग हर स्टेप पे हमने थोड़ा अलग तरह से कुछ करने की कोशिश की। हमने कहा डोनेशन वर्ड का इस्तेमाल मत करो, सामने वाले को बेनिफिशियरी मत बोलो, अपनी तरफ से मत बोलो कि हर गांव में सड़क बनेगी, गांव वालों से पूछ लो कि क्या चाहिए, आखिरी इंसान को साथ में बैठा के बात करते हैं कि क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत दूर हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ समाज इस तरह का हो चुका है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ही सब जानते हैं क्योंकि हम अच्छे कॉलेज में पढ़ लिए हैं, एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छी कॉलोनीज में रह रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसान को बताएंगे कि तू कैसे और क्या उगाएगा। और बदकिस्मती है इस देश की कि मेरे और आपके जैसे लोग यदि दो तार जोड़ते हैं ना कहीं पर बैठ के या एक चीज से दूसरी चीज जोड़ देते हैं तो उसको लोग इनोवेशन बोलते हैं। मतलब इस देश के बड़े बड़े संस्थानों में बहुत सारी इनोवेशन पीएचडी वहीं की लाइब्रेरी में है, वो देश के काम नहीं आई है और ना वो इनोवेशन काम आई है। लेकिन जब कोई किसान एक नल के आगे एक बॉटल लगा देता है और उससे वो पानी रोक देता है कि भाई 1 इंच पानी नहीं बहेगा, अब आधा इंच पानी बहेगा, उसको ये देश जुगाड़ बोलता है। तो मुझे गुस्सा उस चीज पे आता है कि भाई उसको तुम क्यों नहीं इनोवेशन बोल रहे। वो एक प्लास्टिक की कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को रिसाइकिल करके पानी के बहाव को आधा कर सकता है, जो हम यहाँ बैठे हुए अपने बड़े बड़े मशीनों से अपने फ्लश में 12 लीटर से कम नहीं कर पाते, 10 लीटर से कम नहीं कर। तो हमने सिर्फ ये किया कि हम वापस उस जगह पे गए, उनसे पूछा, उनसे बात की, और जाहिर बात है कि वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। वो एक तरीके से काम करने जैसे सेक्टर ने किया है या आप समाज को देखते हैं, लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, बट लार्जली आई थिंक हमने पिछले 20-21 साल में दोस्त ही कमाए हैं, ऐसे ज्यादा वो नहीं किया है। तो मतलब दोस्त बहुत कमाए हैं और प्रूव भी किया है कुछ चीजें कि हाँ ये एक नया तरीका है, ऐसा किया जा सकता है। तो आपने बताया आप समाज के आखिरी व्यक्ति तक अपनी पहुंच रखते हैं, उनके साथ आप रहते हैं, उनकी तकलीफें जानते हैं, संवेदनशीलता के साथ आप उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आप मैं ये यहाँ जानना चाहूंगी कि आखिर हम लोगों से कहाँ कमी रही, या पूरे शासन प्रशासन या पूरी सरकार पूरे देश की हम बात करें तो हम लोगों से कहाँ ऐसी कमी रही कि वो आखिरी व्यक्ति हम हर एक से अछूता रहा, क्योंकि हर एक का जो व्यक्ति है वो उस आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। तो कहाँ कुछ कमी रही है? तो हम में से बहुत सारे लोग एक्चुअली आखिरी व्यक्ति ही थे, है ना, और फिर वहां से निकल आए, जो हमारी किस्मत साथ रही होगी हम वहां से निकल आए। तो हम बिहार यूपी के गांव से उठ के आते हैं, वहाँ की आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर यहाँ कहीं दिल्ली के लक्ष्मी नगर या इन सारे या कोटा में जाके आईएएस वाईएएस और तमाम तरह की तैयारियां करते हैं, उसके बाद आईएएस बन जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि आंगनवाड़ी में खाना नहीं मिलता, फिर हम भूल जाते हैं कि सरकारी स्कूल में टॉयलेट नहीं है। हमारे देश में चूना डाला जाता है ना, तो वो चूना लगाने वाली बात है कि आप जैसे ही, मैं तो देखता हूँ कि जहां आप कहीं निकलो और आपने देखा कि सड़क के किनारे एक चूने की लाइन खिंची है, तो आप समझ जाइए कि वहां इससे पहले कल तक बहुत बुरी तरीके से गंद मचा पड़ा होगा, इसीलिए आज चूने की जरूरत पड़ी, वरना एक साफ सड़क पे चूना क्यों डालेंगे आप? स्वागत के लिए थोड़ी डालते हैं चूना, आपको छुपाने के लिए डालते हैं। तो कमी सिर्फ ये रह गई कि हमने वापस देखा ही नहीं। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने इलाकों में, पहली बात। दूसरी बात, हमने वो जो हम कहते हैं ना कि वी वांट टू लिव, वी वांट अदर पीपल टू सर्वाइव, कि मैं तो जिंदगी जीना चाहता हूं और दूसरा जिंदा रहे। तो 2 मापदंड हो गए आपके लाइफ में, उससे कैसे चलेगा? दूसरा, आपने स्किल्ड और अनस्किल्ड की जो परिभाषाएं हैं वो आपने कपड़ों पर निर्भर कर दी कि भाई, या आपको यदि प्लम्बिंग आती है तो आप स्किल्ड हैं, नहीं तो नहीं है।
और दूसरा, हमने बहुत सारे लोगों को उनकी वाजिब रोजगार नहीं दिया। हम ये भूल गए कि हम कितने बड़े सब्सिडी खोर हैं, मेरे और आपके जैसे लोग, साफ शब्दों में। और मैं तो ये हर जगह बोलता हूँ कि भाई, मैंने जब मास कॉम किया था आईएमसी से, जो इस देश का बहुत प्रतिष्ठित, बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट है, 1991 में जब भी किया था तो बहुत छोटी सी फीस हुआ करती थी। और 98 में जब मैं एस्कॉर्ट्स छोड़ रहा था तो मैंने एक कैलकुलेशन की थी उस दौरान, और ये सोचा था कि भाई ये जो फीस है मेरे इंस्टीट्यूट की, वो कम से कम 40-50 हजार रुपये, लाख रुपए होनी चाहिए थी, जिस तरह की फैसिलिटी, फैकल्टी सब हमें मिली थी। फिर जब आप अपने बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी एक अक्सर ट्रांसफर होने वाली मिडिल क्लास फैमिली को देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि यदि वो 25-30-40 हजार रुपये होती तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता, मेरी तो औकात नहीं थी, ना मेरे परिवार की औकात थी। तब आपको ये एहसास होता है कि भाई आप तो सब्सिडी के सबसे बड़े प्रोडक्ट हो, इस देश की सारी सब्सिडी तो आपने खाई। और किसकी सब्सिडी खाई? कुछ ईमानदार टैक्स पेयर की खाई, पहली बात। दूसरी, आज मैं क्यों इतना खुल के, मजे से हम 3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे ऑडियंस भी होंगे कहीं, सब अपने अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं। जिसके पास खाना है वो घर के अंदर है, जिसके पास खाना नहीं है वो घर के बाहर है। तो जिसने मेरा घर बनाया वो बेघर, जिसने मेरा पेट भरा वो लाइन में लगा है 1 किलो चावल के लिए। तो मुझे सब्सिडी कौन दे रहा है? मुझे तो वो किसान सब्सिडी दे रहा है ना, क्योंकि उसको तो मिनिमम वेजेस मिलती नहीं। उससे तो आप जो मर्जी प्राइस फिक्स करके आप ले लेते हो, शोषण करते हो। आप किसान को उसका जायज पैसा दीजिए, मिनिमम वेजेस दीजिए, अब में से आधे से ज्यादा लोग बाहर लाइनों में खड़े होंगे, नहीं ले पाएंगे। तो बस यही गलती हो गई कि जो आखिरी इंसान है उसके कंट्रीब्यूशन को हमने समझा ही नहीं, हमने उसको एक बेनिफिशियरी की बेचारा लाचार बना के छोड़ दिया। हम उसकी साझेदारी नहीं लेते किसी भी काम में, हम उसकी स्किल को वैल्यू ही नहीं करते, हम उसके योगदान को वैल्यू नहीं करते। यदि इस डिजास्टर के बाद भी ये दुनिया इस देश के किसानों के योगदान और सब्सिडी को नहीं समझ पाई, तो ये दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी। क्योंकि ये सच है कि एक ही मापदंड है हम सबका, और वो है खाना। वो हर एक इंसान जिसका खाना सिक्योर है, सिर्फ वही इसको बैठ के सुन पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा वायरस का हम लोगों के ऊपर कृपा है, यदि हम समझ पाए। क्योंकि ये वायरस बड़ा मजेदार है, मतलब ये मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत सारे काम जो दुनिया में हो नहीं पाए, ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हो पाई, गंगा साफ नहीं हो पाई, वो एक वायरस ने कर दी। तो अब बड़ा जरूरी है कि वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करे ना करे, बट हमारी सोच पे जरूर अटैक करे, हम इसको समझें। जी अंशु जी, आपने बात की किसानों की, अभी किसानों की आपने बात की अभी, और हमारे साथ फेसबुक लाइव में कई दर्शक जुड़े हुए हैं जो आपकी इस बात को बड़ी गौर से सुन रहे हैं। हम उन सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, और उन्हीं में से एक दर्शक है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी किसानों से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई बार किसानों के नाम पे रियायत दी जाती है, रियायत देने की बातें होती है, कई तरह की स्कीम्स किसानों के नाम पे आती है सरकारी स्तर पे, पर उनको, चाहे वो बीज की बात हो या फिर कृषि यंत्र हो, पर वो फायदा उनको मिलने के बजाय सरकारें कंपनियों से दलाली लेती है और उन किसानों तक वही चीजें बहुत महंगे दामों में मिलती है। ये सवाल है कुलदीप सिंह जी का। पूरा देश गोबर की खाद से चलता था, पत्तों की खाद से चलता था, राख डाल के कीड़े मार लेते थे। तो मैं ये नहीं कहता कि व्यापक स्तर पर भी वैसे हो सकता है। सब्सिडी जाती कहाँ है? सब्सिडी तो ये सारे केमिकल बनाने वाली कंपनी को जा रहे हैं ना। यदि इस देश में 10-12 हजार फार्मर हर साल सुसाइड कर रहा है, तो कुछ तो गलत है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में, या जिस तरीके से हम जी रहे हैं वो गलत है। मैं कल ही किसी से पूछ रहा था कि भाई ये जो पूरा रैकेट है कैश क्रॉप का, जिसमें आप कॉटन, कॉफी या इस तरह की जो भी कुछ चीजें होती होंगी, तो मैं क्या कॉटन खाऊंगा? और ऐसी कितनी कैश क्रॉप हैं जिनको उगाने वाला कैश रिच हो गया। यदि आप कैश क्रॉप उगा रहे हैं तो फिर कैश आपके हाथ में हो, तभी तो आप उसे कैश क्रॉप कह रहे होंगे। तो किसान के लिए तो वो कैश क्रॉप है नहीं। इससे बेहतर यदि किसान ने सब्जियां और दाल उगाई होती तो आज कम से कम भूखा नहीं होता। अब क्योंकि आपको पेस्टिसाइड बेचने हैं, क्योंकि आपको खादें बेचनी है, क्योंकि आपको सब्सिडी में ये सब इन कंपनीज को जाना है। आपने अभी लास्ट ईयर या 2 साल पहले तो देखा होगा ना कि किस तरह से जब हमारा बहुत मैसिव क्रॉप फेलियर हुआ था पिछले कुछ 2-4 साल के अंदर, उस समय जो सबसे मुनाफे में थी वो इस देश की इंश्योरेंस कंपनी थी।
तो ये है कैसे? तो कहीं ना कहीं तो अब ये सोच बदलने की जरूरत है। ये तो सच बात है। मतलब और हम सरकारी स्कूलों पे भी काम नहीं करते गांव के इतने कि भाई चलो कोई ढंग से पढ़ लिख ही जाए, वो भी पूरी तरीके से इग्नोर हुए हुए हैं। जी तो ये अंशु तो जी हाँ, बोलिए बोलिए। जी अंशु जी, तो समाज को समर्पित एक व्यक्ति को, अंशु गुप्ता जी को, कब लगा कि उनके भीतर का लेखक करवट ले रहा है और अब उनको लिखना ही चाहिए? बीच बीच में कभी कभी लिखता रहता था, 4-6 लाइन लिख के छोड़ देता था, वो फिर किसी और चीज में लग जाते थे। और ये वाला जो दौर था इसमें तो क्योंकि अब आप घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं तो 24 घंटे ही ऑपरेट कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा गूंज का ऑलरेडी काम अब 20 राज्यों में दोबारा से फैल गया है कोविड को लेके, इसके रिलीफ वगैरह को लेके। तो इस बार फिर नहीं रुका। मतलब इस बार पहले एक लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर मुझे लगा नहीं अब तो मुझे कोविड ही लिखनी है। तो बस वो सच बात यह है कि अंदर से बहुत टूटना और इस पूरे दुख को झेलना, मतलब जो चारों ओर आप होते हुए देख रहे हो, क्योंकि आप कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि कोई कोई इंसान इतने किलोमीटर पैदल चल सकता है? आप कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि एक बच्चा चलते हुए मर गया? आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि बच्चे ने ये भी सोच ली कि वो 100 किलोमीटर चलेगा? आप ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो इस देश में? मैं मैं यहाँ से आधा किलोमीटर अपने मतलब बाजार तक पैदल नहीं जाता हूँ। हम में से हार्डली कोई जाता है। अपनी गाड़ी उठाते हैं तब मदर डेयरी से जाके दूध लेके आते हैं हम लोग, या पास के किसी मॉल से कोई सामान लेके आते हैं। हम में से कोई 5-10 किलो का आजकल वजन नहीं उठा रहा है, उसके लिए भी स्कूटर या गाड़ी लेके निकले हुए हैं। कोई कैसे अपने पूरे परिवार को, बूढ़े माँ बाप को, बच्चों को लेके निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये नंबर नहीं है कि कितने मिलियन लोग हैं, और ये वर्कर नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग है। मैं कल किसी को समझा रहा था यही बात कि भाई एक बात ये बताओ, आप ये जो कह रहे हैं कि नहीं उन्हें अब गांव नहीं जाना चाहिए, मैं पूछ रहा था क्यों नहीं जाना चाहिए गांव वापस? ये जब हम लोग कष्टों में होते हैं तो हम सबसे पहली जगह क्या ढूंढते हैं? हम वो जगह ढूंढते हैं जहां हमें मोहब्बत मिले। तो किसी इंसान का ये कहना कि मैं गांव इसलिए जाना चाहता हूँ कि कम से कम मरूंगा तो अपने माँ बाप के साथ मरूंगा, क्या वो गलत है? हम में से सारे लोग जो जो अपने घरों में बैठे हैं वो एक अलग थॉट से, एक अलग भावना से जी रहे हैं, और जो अपने कहीं ऑफिसों में फंसे हुए हैं या किसी और स्टेशन में फंसे हुए हैं वो किसी और तरह से कर रहे हैं, जबकि उनके पास वहां सब कुछ सुविधा है, उनको खाना मिल रहा है, एटलीस्ट मेरे आपके जैसे लोगों को तो मिल ही जाता है, उनको सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो रिश्ते होते हैं, या ये जो एक भावनाएं होती हैं, जो एक इंसान होता है अंदर से, जो एक ह्यूमन का बेसिक नेचर है, इवन जानवर का भी बेसिक नेचर है कि वो एक एक अपनी जगह जाना चाहता है ना। तो यदि मैं ये देखूंगा कि एक तरफ तो लोग अपनी जगह जा नहीं पा रहे, दूसरी तरफ यदि जा रहे हैं और तो वो बहुत कष्टों में जा रहे हैं, तीसरी तरफ अच्छे भले चलते हुए लोगों पे भी पुलिस डंडा मार देती है, अरे तुम दंगाइयों पे मारो, कल शराब की दुकानें खुली, उसमें दंगा मच गया, आप मारो, यदि आपको ये अधिकार है तो आप मार दीजिए। बट कोई बंदा सीधा चलता हुआ चला जा रहा है, आप उसको कैसे पीट सकते हो? क्या कसूर है भाई उसका? वो अपने घर ही तो जा रहा है 200-400 किलोमीटर। और मैं ये नहीं कह रहा कि सबको उठ के चल देना चाहिए, बट वो तो शायद हमारा भी तो फेलियर हो सकता है ना, कि हम शायद उन लोगों को समझा नहीं पाए, या हम शायद उनको वो सिक्योरिटी नहीं दे पाए। मेरे जैसे लोग, मैं किसी सरकार में किसी के बारे में नहीं सोच रहा, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मैं वो उस इंसान को जो यहाँ सब्जी बेचने आता था, या जिसकी रिक्शा पे मैं जाता था माना, मैं उसको वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया कि भाई मैं हूं, तुम रह सकते हो, मैं देख लूंगा। आज हमारे पास करीब 1,000 से ज्यादा लोग हैं गूंज की, जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल टीम है, हमारा तो एक भी इंसान सड़क पे नहीं गया, और हम तो कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी तनख्वाहें देते। बट कहीं ना कहीं वो भरोसा, वो विश्वास पिछले कुछ साल में कमाया होगा कि भाई यदि कोई मुसीबत होगी तो कोई साथ में खड़ा होने वाला है, बस। तो इसलिए शायद ये लेखक जाग रहा है। कब तक जागा रहेगा मालूम नहीं, क्योंकि अब फितरती लेखक तो बचे नहीं है, और जाहिर बात है कि बहुत समय तक आप दुखी चीजें लिखना भी नहीं चाहते। और अभी तो आप दुख वाले फिल्म में, तो मैंने थोड़ा सा रुक गया हूँ, तो सोच रहा हूँ भाई थोड़ा ठीक ठाक जी हो तो लिखूं। जी जी अंशु जी, जब आपने तकलीफ देखी, सड़कों पर इतनी तकलीफ देखी, तो आपका कवि मन जागा। तो इस कवि मन में क्या कुछ कहानियां भी हैं? देखिए, मैं लिखूंगा तो सही है पक्का, ऐसा तो नहीं है।
हाँ, मैं सिर्फ उस इंतजार में हूँ कि मैं वापस गांव में जाके बैठ पाऊँ, क्योंकि ये मैं करता था, बहुत किया है शुरू में। बाद में जब टीम बड़ी होती चली गई तो टीम ने बहुत कुछ संभाला, बट उसके बाद भी मेरे जैसे ही मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं तो वहां जाके बैठता हूँ। मैंने जैसे कहा कि गांव मेरी यूनिवर्सिटी है, सीखता हूँ, समझता हूँ, वहाँ का खाना खाता हूँ, उसकी उसके मजे ही कुछ और हैं। तो मैं जाऊंगा तो सही वापस, और मैं उन सारी कहानियों को तो लिखना चाहूंगा। कम से कम मेरा एक आइडिया, मतलब एक ध्येय तो ये है कि किसी तरीके से मैं इन कुछ 100 200 400 लोगों के अंदर झांक सकूं और कहीं समझ सकूं कि ये क्या है, कहाँ क्या गलती हो गई हमसे। शायद हम गलतियों को भी अभी अपने लेंसेज से ही देख रहे हैं, तो शायद अपनी एरोगेंस में, अपने गुरूर में हम गलतियों की तह तक ना पहुंच पाए। लेकिन यदि हम साथ में बैठेंगे उन लोगों के साथ में तो शायद समझ आएगा कि क्या गलत हुआ, और जो भी बची हुई जिंदगी है उसमें कुछ तो सुधरेंगे। सब कुछ बदल जाएगा मैं नहीं कहता, बट जितना समझ आएगा कुछ तो सुधार आएगा जिंदगी में, हमारे भी आएगा, हमारे तौर तरीकों में भी आएगा। अंशु जी, आपने एक से ज्यादा बार ये कहा कि गांव आपकी यूनिवर्सिटी है। आपने कई बार या कई चीजें आपने गांव से सीखी। कुछ चीजों का जिक्र आप यहाँ करना चाहें कि किस तरह की खास और अलग हटके चीजें आपने गांव से सीखी जो अमूमन शहर में या और कहीं कम देखने को मिलती है? आपसी विश्वास है, जी। बहुत धैर्य है, बहुत मेहनत कश लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। ये जो भी लोग ये फालतू की अफवाहें फैलाते हैं कि थोड़ा सा चावल दे के लोग निकम्मे हो गए, ये गूंज ने पिछले 21 साल में पूरी तरीके से धराशायी किया है। क्योंकि लोग हमारे मॉडल में सामान के लिए काम नहीं करते, वो अपने काम के लिए काम करते हैं। क्योंकि जब आप उस आखिरी इंसान से पूछते हो, उसको इज्जत देते हो और जाके सरेंडर करते हो, कहते हो कि भाई मेरे, हमें तो पता नहीं कुआं कैसे बनाते हैं, कुआं तो खोदना आप जानते हो। जिस दिन उस इंसान के साथ में ये बात होती है और उसको एक ठेकेदार जाके बात नहीं करता, या एक सरकारी मुलाजिम जाके बात नहीं करता, या वो नेता जिसको बड़ी उससे उन्होंने चुना होता है वो जाके सिर्फ एक ज्ञान देने की बात नहीं करता, तो तब आप देखिए कि वो कैसे उभरते हैं और कैसे खिलते हैं और क्या क्या कर डालते हैं। ये हमारे पास इसके हजारों सबूत हैं। तो और बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। मैं आपको बताऊं, 91 में जब उत्तरकाशी में एक अर्थक्वेक हुआ था, तो मैं उस समय स्टूडेंट था और मैं अपना एक छोटा सा कैमरा लेके चला गया था। तो एक मुझे अभी तक याद है, एक गांव था जामक करके, उसमें बहुत विनाश हुआ था क्योंकि उसके नीचे कोई पुल बना था, तो वो ठेकेदारों ने और लोगों ने 20-20 रुपए में उस जमाने में सीमेंट बेच दिया था। तो लोगों ने अपने पत्थर के मकानों में सीमेंट लगा के पक्के कर लिए बिना नींव के, तो वो पूरी तरह धराशायी हो गया था। मेरे पास आज तक उन लोगों के एक बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ थे, मतलब दादा दादी, उनकी पिक्चर है। और मुझे आप तक याद है कि उनके पहाड़ों में जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें सारे मवेशी रहते हैं, जानवर रहते हैं, वो सब खत्म हो गए थे। उस बुजुर्ग ने, जिनके एक पैर में पूरा फ्रैक्चर था, घर में कोई और नहीं था, उस टाइम में मुझे अपने घर से, उस घर का मतलब बाहर जहां वो मैदान में बैठे हुए थे नीली पीली पॉलिथीन के नीचे, उन्होंने मुझे वहां से उठने नहीं दिया था जब तक मैंने स्टील के गिलास में खूब मीठे वाली एक चाय नहीं पी ली थी। वो दूध चीनी पत्ती कहाँ से आया पहाड़ पे इतनी दूर, इतना ऊंचे गांव में, मुझे नहीं मालूम, बट उन्होंने मुझे उठने नहीं दिया था, जबकि मेरे पास कुछ नहीं था। तो ये वो खूबसूरत जगह है जहां पर लोगों की आपसे कोई उम्मीद, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि हमारी गाड़ी कहीं फंसी और सडनली 8-10 लोग अपने फावड़े बेलचे लेके आए और फटाफट उन्होंने सड़क पे कुछ किया और हमारी गाड़ी निकल गई। तो यदि मोहब्बत और विश्वास सीखना है तो इन लोगों से सीखना होगा। और हमारी बहुत बड़ी गलत फहमियां हैं, हम हमेशा कास्ट, कम्युनिटी, धर्म की जब बातें करते हैं तो गांव वालों पे थोप देते हैं। हम ये ना भूलें कि 25-30 हजार लोग जब नासिक से बॉम्बे अपने बेसिक चीजों के लिए चलते हैं कई कई दिन तक, तो उसमें हर धर्म, जाति, लैंडलेस, लेबर, लैंडलॉर्ड, महिला, पुरुष, ट्राइबल, सब होते हैं और सब चलते हैं, सब सोते हैं, सब खाते हैं। हम सीख नहीं रहे उनसे, हमारी गलतफहमी और गलतियां ये हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी टीम ने बहुत कुछ सीखा वहां से, और कैसे आप भूखे हैं और तब भी एक गाना या भजन गा के एक त्योहार मना सकते हैं। जी जी, वो आपको उनसे सीखना चाहिए।
जी जी अंशु जी, आप जैसे सीखने की बात कह रहे हैं, सीखने की, तो इस यात्रा में आपके जो ये सामाजिक सेवा की जो यात्रा है, इस यात्रा में आपको इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से मिली? क्या कुछ व्यक्तित्व आपको याद है आपकी यात्रा के बीच में जो आपसे मिले हों, जिनसे आपको और इंस्पिरेशन मिली हो? देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन है वो टू बी ऑनेस्ट मेरी अपनी टीम है। यदि मैं एक बहुत ही खूबसूरत टीम बनी है जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स आए, और उनमें से किसी का भी कोई सो कॉल्ड सोशल वर्क का बैकग्राउंड नहीं था एक तरह से, बट उन्होंने किस तरह से आइडिया को लिया और किस तरह से उसमें एक्सपेरिमेंट करे। और मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन टू बी ऑनेस्ट सोशल सेक्टर के लोग हैं। मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो जो बाबा आमटे या बाबा गडगे के स्टेचर के या विनोबा गांधी के स्टेचर के लोग हैं, बट मैं उस आम इंसान की भी बात कर रहा हूँ जो कोविड के दौरान भी बिना पीपीई किट लिए घर के बाहर निकल के किसी को खाना खिलाने की हिम्मत कर सकता है। और जिसने जिंदगी में कभी 50 किलो सामान इकट्ठा नहीं करा, वो 5,000 किलो चावल की कल्पना कर सकता है और उसको जुगाड़ करके किट में कन्वर्ट करके किसी भी बस्ती में घुस के बांट सकता है। तो मेरा टू बी ऑनेस्ट सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन रहे वो इस सेक्टर के लोग रहे, और खास तौर पे वो लोग जो गांव के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मतलब, और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उसका। हम तो बड़े किस्मत वाले हैं ना, क्योंकि हम तो लाइमलाइट में हैं, आप भी हमसे बात कर रहे हैं क्योंकि हम शहरों में रहते हैं। ये जो गांव में जिस बंदे के दिमाग में या जिस महिला के दिमाग में कीड़ा आया था कि उसको कुछ करना है, उसको तो ये पता भी नहीं था कि उसको रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे, कोई सरकारी स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उस जमाने में कोई नेट नहीं होता था, आज भी है तो गूगल उनके लिए इतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कैसे टीम बनेगी, कैसे किसको तनख्वाह दे पाएंगे। उसके बाद भी वो हजारों लोगों के मूवमेंट खड़े कर देते हैं। आज यदि आप कोविड वाले काम में देखें तो जो सबसे बड़ा योगदान है वो उन छोटे छोटे जो गांव की संस्थाएं हैं या शहरों की जो छोटी छोटी ग्रास रूट की जिन्हें आप कहते हैं संस्थाएं हैं, जिनकी कम्युनिटी से लोगों से सीधी पकड़ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लोगों को जिंदा रखने का काम उन्होंने बहुत बखूबी किया है, और लोग उनकी सुनते हैं, लोग समझते हैं। वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। कैसे कोई एक महिला 20-22 साल की उम्र में ये तय कर लेती है कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, और शादी भी मैं तभी करूंगी जब बंदा मुझे इस चीज में रहने देगा, और मुझे अपनी गांव की महिलाओं को जागरूक करना है। कैसे? उसके पास तो ये भी मौका नहीं था कि उसने कहीं इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ ली हो। जी। तो वो मेरा एक वो है। और बाकी तो भाई समाज में लोगों को देखते रहते हैं, तो आप किसी के एक्सपेरिमेंट करने की चीज आपको पसंद आती है, किसी की डायलॉग डिलीवरी पसंद आती है, किसी का म्यूजिक पसंद आता है, किसी की टीम बिल्डिंग पसंद आती है। तो चाहे वो गांधी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे इरफान खान हो, चाहे ओमपुरी हो। मैं बहुत मूवी नहीं देखता, बट इनके कोई ना कोई चीज आपको अच्छी लगती है। और अंशु जी, गूंज के जरिए आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी शुरुआत में किस तरह, जैसा कि आपने और आपकी पत्नी ने घर के 68 पुराने कपड़ों के जरिए आपने इसकी शुरुआत की, उसके बाद गूंज ने किस तरह के काम किए और आज किस तरह के काम गूंज के जरिए किए जा रहे हैं गाँवों में और झुग्गी झोपड़ी में? देखिए, काम तो लगभग सेम है, बट फर्क सिर्फ इतना रहा कि एक तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया पूरे काम का। आज हम करीब 6,000 टन के आसपास मटेरियल हैंडल कर रहे हैं। लगभग 20 ऑफिस हैं, 1,000 लोग से ज्यादा साथ में जुड़े हुए हैं, और 25 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में है। और हम लोग ये बेसिकली तो शहरों से नया पुराना सारा सामान इकट्ठा करते हैं, कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन से लेके खाने का सामान, दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, सब कुछ लेते हैं। और फिर उसको बहुत ही एक तरह से मैच करते हैं कि किस गांव में, किस इलाके में क्या चाहिए। सिंपल छोटी सी बात कि भाई यदि आज आपको कोविड के रिलीफ में काम करना है तो चना दाल और बासमती का टुकड़ा नॉर्थ में चल जाएगा, लेकिन यदि साउथ में जाएंगे तो वहां का पर्टिकुलर चावल और तूर की दाल चाहिए या अरहर की दाल चाहिए। ये इस तरह की चीजें हमने वक्त के साथ में सीखी, और उन बारीकियों पे हम काम करते हैं, चाहे वो पहनावे का हो, चाहे खाने का हो। फिर गांव में जाते हैं और गांव में लोगों के साथ बैठ के समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी समस्या है जो गांव खुद सुलझा सकता है। तो कोई कहता है कि साहब सड़क बनानी है, कोई कहता है पुल बनाना है बांस का, कोई कहता है कि हम तालाब साफ कर सकते हैं, कोई कहता है हमें कुआं खोदना है क्योंकि पानी की समस्या है। हम गांव के साथ मिलके
उस काम को अंजाम देते हैं। तो जैसे पिछले साल हमने करीब लगभग 400 किलोमीटर गांव की सड़कें बनाई। 6 से 8 फीट चौड़ी सड़कें हैं ये सारी, और पूरे गांव के संसाधन से बनी। तो वो नदी से लेके सड़क तक एक पूरी लाइन बन जाती है। लोग पत्थर निकाल निकाल के वहां तक पहुंचा देते हैं, या हर गांव का इंसान एक दो बैम्बू देता है तो बांस के पुल खड़ा होता है। उनकी अकल है, उनकी मेहनत है, और हम खड़े होते हैं वहां, बैठे होते हैं साथ में। और तो आज हम बहुत बड़े स्तर पर देश के हजारों गांव में पानी पर काम करते हैं, खेती पर काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, ठेकेदार हो गए हैं यदि आप कहें तो दूसरे शब्दों में। बट ठेकेदारों की तरह से बिहेव नहीं करते, लोगों के साथ साझेदारी में मिलके सीखते हैं, मिलके काम करते हैं। और हम लोग पहले लोग थे जिन्होंने सैनिटरी पैड के इशू को उठाया था इस देश में, कि कैसे महामारी के समय महिला राख, रेत, मिट्टी, घास, पुआल, सूखे पत्ते, गाय भैंस का गोबर इस्तेमाल कर रही है, और कैसे एक महिला ने जैसे एक ब्लाउज का पीस इस्तेमाल किया, उसमें हुक था, उसकी टिटनेस से डेथ हो गई। और ये बहुत ही कॉमन और आम डेथ है, लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो फिर हमने कपड़े को उसमें कन्वर्ट करना शुरू करा। तो फिर स्कूल्स में काम करना शुरू करा कि भाई बच्चों को चैरिटी का मोहताज नहीं बनाएंगे, कि जा गए और टेबल लगा के बैग बांट दिए या खाना बांट दिया, जो अक्सर लोग करते हैं। हमने कहा क्या बच्चों को, खासतौर पे गांव की और म्युनिसिपैलिटी की शिक्षा में एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कभी भी पेरेंट्स को भागीदार नहीं बनाया गया। जैसे आप हमारे सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल, जिनको पब्लिक स्कूल बोलता है इंडिया, उन स्कूल में हमेशा पेरेंट्स को एक साझेदार बनाया जाता है। महीने में एक पीटीएम होती है, कुछ होता है। गांव के स्कूल में ये सब नहीं होता। तो गांव के स्कूलों के लिए टीचर एक, जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि कुछ करप्ट सा इंसान है जो टिफिन खोल के खा जाता है या सोता रहता है, जो फिल्मों ने दिखाया है गांव के टीचर को बदकिस्मती से, तो वो एक परसेप्शन बनता चला गया है। तो हमने ये शुरू किया कि भाई हम टीचर को, पेरेंट्स को, बच्चों को जोड़ेंगे, उनको स्कूल्स की क्लीनिंग का, क्यारी बनाने का, वो सब काम में वो लोग भागीदार होंगे, और फिर बच्चों को कुछ मिलेगा। तो जाहिर बात है कि ना पेरेंट्स और रिस्पॉन्सिबल है उसके। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। आपने जैसे काफी लंबे टाइम से गांव में काम किया और आज भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से काम हैं जिनके जरिए ग्रामीणों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? खेती के लिए छोटे छोटे वो कदम। जी। खेती के लिए पानी। जी। तो बहुत सारे लोग पानी पे काम करते हैं, बट पीने के पानी पे काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यदि आपको एजुकेशन पे भी काम करना है, माना आप बुंदेलखंड जाएंगे और बुंदेलखंड में आप या राजस्थान में जाके आप पानी पे काम करेंगे, आप एजुकेशन पे काम करेंगे कि आपने स्कूल में जाके बच्चों को कुछ करना शुरू करा, नई एजुकेशन के तरीके बता दिए, वो कामयाब नहीं होगा। वो कामयाब इसलिए नहीं होगा कि कम से कम 4 से 5 महीने के लिए वो परिवार पलायन कर जाएगा। तो मिड डे मील कागजों में बनता रहेगा, पर बच्चा स्कूल में नहीं होगा। तो यदि आपको एजुकेशन पे भी काम करना है, आपको हेल्थ पे भी काम करना है, तो सबसे पहला काम ये है कि इस देश के हर गांव में खेती के लिए पानी हो। खेती के लिए पानी होगा तो एग्रीकल्चर होगा, खेती होगी तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो जो मजबूरी का पलायन है वो नहीं होगा। और वो सबसे बड़ी चीज है जो हमें रोकने की जरूरत है। एक तो पहली बात तो ये है। और दूसरा मुझे लगता है कि मैं वापस उसी चीज पे आ रहा हूँ कि हम खेती को वहां के माहौल के हिसाब से होने दें। जिन जगह पे पानी नहीं है वहां पर गन्ना, चावल और इस तरह की सारी चीजों पे जबरदस्ती भार ना डालें, क्योंकि ये ना सिर्फ किसानों का बुरा कर रहा है, ये उस जमीन का बुरा कर रहा है, अच्छी भली जमीन को बंजर बना रहा है। तो कई एकड़ जमीन का मालिक आज यहाँ आके मजदूरी कर रहा है 400 रुपए रोज पर, लेबर चौक में बैठा हुआ है। तो इसलिए पानी और खेती, मुझे लगता है ये यदि सुचारू रूप से चलने लगा तो वहां पे एजुकेशन भी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा को लेके जागरूकता अब है लोगों में, ऐसा नहीं है। और हेल्थ भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि यदि आप हर पोखर के चारों ओर सब्जियां उगा देते हैं, मतलब जो हम करते हैं बहुत बड़े स्तर पर, तो उड़ीसा वगैरह में सब में, जैसे ही न्यूट्रिशन बढ़ेगा आपके हेल्थ के इश्यूज कम होने शुरू हो जाएंगे। बट गांव की प्रॉब्लम आपको गांव के स्तर पर सॉल्व करनी पड़ेगी। स्लम की प्रॉब्लम आपको स्लम के स्तर पर सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये 2 ml से लेके 2 लीटर तक का शैम्पू का बनाते हैं ना सब पॉच, कस्टमर को देख के वो एक सा यूनिफॉर्म सोल्यूशन नहीं लाते। उसी तरीके से सोशल इश्यूज में आपको लोकल सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, लोकल प्रॉब्लम्स के। सब टॉप डाउन नहीं हो सकता। जी सर। जी अंशु जी,
गांव लौटने की जो आपने बात कही है बार बार में, तो उसे लेकर लगातार व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, और उनके यही यहाँ पर उन्होंने मैसेज छोड़े हमारे लिए कि ये बेहद ही मोटिवेशनल है। तो मेरा सवाल यही है कि क्या गांव लौटने और गांव के समस्याओं को सुलझाने को लेकर आप युवाओं को मोटिवेट करते हैं? हाँ, करता हूँ, पर्सनली बहुत करता हूँ, और बहुत सारे लोग इस मुहिम में अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब हमारा रोल और बढ़ गया है, और हमें हमें जो हम कर रहे थे उससे कई गुना और करना पड़ेगा। और हम तैयार हैं, ऐसा नहीं, हम और हमारी पूरी टीम और इस हमसे जुड़े हुए बहुत सारे युवाओं के इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो थोड़ी अलग सोच लेके काम करते हैं, और जो सिर्फ एक इस बात पे बिलीव नहीं करते कि भाई आप सबको बस उठा के कुछ कुछ देते जाओ और उससे समस्या सॉल्व हो जाएगी, कि कोई भूखा है तो मिड डे मील खिला दो, किसी के पास एजुकेशन का नहीं होता तो उसको पेंसिल बांट दो। जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि समस्या ऐसे नहीं सुलझेगी, उनके साथ हम काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में और करना चाहेंगे। और खासतौर पे युवाओं पे मेरा तो बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि मेरी तो पूरी टीम ही युवाओं की है, और मैं भी वही था जब शुरू हुआ था, अब भी वही हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं के साथ में बहुत काम करना है, मुझे करना है पक्का, और मेरी टीम को भी। मैं आने वाला समय बहुत सारा अपनी जिंदगी का 2 लोगों के साथ में बिताऊंगा। एक, क्योंकि आप ये जूम वूम शुरू हो गया है, तो ये लेक्चर वेक्चर के लिए ट्रैवल मेरे अपने आप कम हो जाएंगे। बहुत पहले बहुत हो जाते थे, टाइम बड़ा फ्लाइट में वेस्ट होता था, तो आधे से ज्यादा संबोधन अब मैं ऐसे ही किया करूंगा, वरना उसमें बहुत व्यस्त रहता था। और मैं अपना फिजिकल जो टाइम निकालूंगा वो युवाओं के साथ और किसान के साथ में। मुझे मेरे 2 टारगेट बहुत पहले भी थे और अब भी हैं। वायरस ने मौका दिया है, तो अब थोड़ा और बढ़ के कोशिश करूंगा। जी अंशु जी, आपकी यहाँ में कविता के अंश सुनना चाहेंगे। अच्छा, कुछ अंश। हाँ बिल्कुल। खासतौर पे वो कविता के अंश जरूर सुनाइए जिसमें आपने ग्रामीणों को संबोधित किया है कि लौट के मत आना। लौट। अच्छा, वो मुझे एक मिनट देखनी, तुम वापस मत आना। पता नहीं, दूसरी वाली तो मेरे पास है यहाँ, बट वो जी जी, उसके अंश सुना दीजिए, आप उसी के अंश सुना दीजिए, वो भी बहुत अच्छे। 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि मैंने उसको यहाँ सेव नहीं किया। एक दूसरा जो मैंने लिखा था ना, पहला तो मैंने ये लिखा था कि भाई तुम लौट के मत आना, और 2 सूखी रोटी खाना, आम के पेड़ के नीचे सोना, और मतलब शादी में कम पैसा लगाना, बट लौट के मत आना। तो एक तो वो है, वो मैं पाठकों को भेज दूंगा कभी यदि होगा। दूसरा मैंने एक लिखा था, थोड़ी लंबी है बट बहुत जरूरी है कि उसका कुछ अंश सुना दीजिए। तो वो मैंने इस हिसाब से सुना था कि जो इंसान वहां बैठा है, जो चलता हुआ चला गया, मैंने उसके बिहाफ पर लिखी। तो वो ये था कि सुनो, हमने तो कभी नहीं कहा कि जिन मकानों में तुम बसे हो वो हमने बनाए। हमने तो ये भी नहीं बताया कि जिस दाल चावल से तुम्हारा पेट भरता है वो हमने उगाए। हमने तो कभी नहीं बताया कि जिस सड़क पर गाड़ियां दौड़ती हैं तुम्हारी, वो हमने बनाई। और हमने जोड़ी रंगी सवारी ये गाड़ियां। फल मंडियों में हम ढोते हैं, सब्जियां हम बोते हैं। तुम्हारे दीवारों की चमक में हमारे हाथों का रंग है। तुम्हारे मकान की नींव में और उसकी छत में हमारा दम है। हमने तो कभी बोला ही नहीं कि जिस रिक्शा में तुम बैठते हो वो हमारे फेफड़े खींचते हैं। तुम्हारे घरों के गमलों में खिले रंग बिरंगे फूल, गार्डन की घास हम अपने पसीने से सींचते हैं। हमने तो ये तक न बोला कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल की गाड़ी के ड्राइवर हम हैं। नीचे उतरकर बच्चों को कॉलोनी के गेट तक छोड़ने वाले हेल्पर हम हैं। वो शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे, मूंग की दाल के लड्डू, चाशनी से भरी बारीक जलेबियां और वो कई किस्म के पानी वाले गोलगप्पे हम बनाया करते थे। और इसका आखिरी है कि हमने तो ना स्कूल मांगे, ना सड़क, ना बड़े मकान, ना गाड़ियां, ना पक्की छत, ना कोई बड़े पार्क। शहर के किसी गंदे कोने में हम बसते थे। टॉयलेट साझा था, घर जूता था, सड़क भी तो घर था। लकड़ी के छोटे से बक्से में कॉलोनी के गेट पर बैठने में खुश थे। हाथ में डंडा लिए जागते रहो की आवाज देते खुश थे।
जैसा भी था, जो भी था, ये मान लीजिए कि हम खुश रहने के लिए खुश थे। देन लास्ट में दिस गाय, ये बंदा बोलता है या कहता है, आज कह रहे हैं क्योंकि दुखी हैं, दुखी होने के लिए दुखी नहीं, पर दिल से दुखी हैं, सोचते हैं सिर्फ एक बार, आवाज देकर, इशारा कर कर, फोन उठाकर रोका तो होता। बस ये। हाँ, बहुत बहुत बेहतर बहुत ही अंदाज अच्छा। में। अंशु जी, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ एक कि आपने शुरुआत में जैसे बताया भी है अभी बातचीत में आपने कि पत्रकारिता का कोर्स आपने किया और फिर कहीं 2 साल नौकरी और फिर ये आज आपका तीसरा रूप। तो ऐसा क्या रहा कि आप बनने चले थे जर्नलिस्ट या लेखन के क्षेत्र में, फिर आपने नौकरी की और फिर अभी कुछ और काम अंजाम दे रहा है? ये बदलाव जिंदगी में जो आया इस तरह, और क्यों आया? मैं तो अपने को कंफ्यूज भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कंफ्यूज तो मैं था नहीं। जी। नहीं तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि कंफ्यूज था, मैं तो कंफ्यूज नहीं था। मुझे लगता है, देखिए, कुछ एक कॉलिंग होती है, आपको पता नहीं होता कि आपकी जिंदगी कहाँ मुड़ जाए। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि जिंदगी में ये तय करो कि आपको क्या नहीं करना है, जी। ये मत तय करो कि आपको क्या करना है। जी। रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। तो मैंने जर्नलिज्म किया, फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग PR किया, IMC में मैं 2 साल था, एक PG किया इकोनॉमिक्स में, एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से लिखना शुरू, मतलब एक कॉपीराइटर था। जी। फिर लास्ट में एक पब्लिक सेक्टर में था, पावर ग्रिड में, वहां से स्कॉट्स मूव किया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, और लगभग 6 साल नौकरियां की, और जी। फिर ये जर्नी शुरू हो गई। और ये वो जर्नी थी जिसका पता ही नहीं था कि ये जर्नी है, या जी। जी। अब ये करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बस जो अच्छा लगा और जहां मन लगा, वो करते चले गए, और जो भी किया शिद्दत से किया। तो मुझे लगता है कि उसमें रास्ते भी निकले, और कहीं किसी चीज का कोई आज तक ऐसा पछतावा नहीं है कि मैंने 2-3 साल सरकारी महकमे में क्यों बर्बाद किए। कुछ नहीं है तो फोटो कॉपी करना सीख गया मैं, भले ही क्लास 1 ऑफिसर था वहां पर। तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते चले गए। और वो सच बात यह है कि आज जो भी हम कर रहे हैं, जब आप अपना कोई काम करते हैं, तो वो सारी स्किल जो आपने उस समय में ली होती हैं, सीखी होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके काम आती हैं, खुद जी। के लिए काम आती हैं, लोगों हम्म। को साथ लेने के काम आती हैं। जी। तो आज वही निचोड़ है अंशु वो जी। 5-7 साल का। हाँ। जी तस्नीम। जी अंशु जी, एक ऐसा क्या काम है, यूं तो आपके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप लोग उन पर काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा एक क्या काम है आपके दिल में, आपके दिमाग में, जो आप अपने गांव के लिए करना चाहते हैं और अभी बाकी है? तो एक तो बड़ा मतलब बड़ा बड़ा बदकिस्मत हूं मैं कि मेरा कोई गांव नहीं है, मतलब अपना, जैसे आप कहते हो कि भाई, आप यदि कहो कि किस गांव को बिलोंग करते, तो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी पहली जनरेशन शायद गांव छोड़ के चली आई थी बाबा के टाइम से और सब। लेकिन मुझे बहुत है कि मुझे बस किसी तरह से पानी पे काम करना है। मतलब मेरी जिंदगी का एक वो बहुत है, क्योंकि मैं हर चीज की जड़ पानी को मांगता हूँ। और मुझे इस बात को लेके बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश नहीं है जहां पर पानी नहीं है। तो इसका मतलब समस्या पानी की नहीं है, पानी के मैनेजमेंट की समस्या है, कहीं जी। ज्यादा है कहीं सूखा है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि गांव का पानी गांव में रहे? क्योंकि आप यदि देखें तो हमने जो सुनी है प्रेमचंद की, यदि हम कभी, अब तो क्या पढ़ेंगे, बट जब हम 7वीं 8वीं में किस्मत से प्रेमचंद को हम पढ़ लिया करते थे, या उस समय के किसी भी आप पोएट को देख लें, कवियत्री को देख लें, या लेखक को देख लें, बहुत सारी जिंदगी एक पोखर के, एक कुएं के चारों ओर हुआ करती थी। गांव के गांव, शहर के शहर बसा करते थे। और वो धीरे धीरे जब से हैंडपंप आया, तब से वो पोखर एक कचड़ा घर बन के रह गया। लोग इस बात को समझे ही नहीं कि हैंडपंप में पानी तब तक ही रहेगा जब तक पोखर भरता रहेगा। जी। तो और क्योंकि वो पूरा माफिया है जिसको हैंडपंप बेचना है अच्छी तरीके से, और वो हर 6 महीने में सूख भी जाता है, तो लोगों ने उस बेसिक चीज को, उस बुनियादी चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया। और ये पोखर या तालाब सिर्फ पोखर या तालाब नहीं है, ये एक जिंदगी की धुरी है, ये केंद्र बिंदु है। मतलब आप इसमें एक अनुप्रास अलंकार देख लीजिए कहीं, यदि देखना है तो मैं बस उस पर बहुत काम करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, कि गांव के लोग फिर उसके चारों ओर बसे रहे, फिर जिसको जहां निकलना है निकले अपनी इच्छा से, वो एक अलग। बहुत ही अच्छी सोच है। हालांकि बातें हमारे पास काफी सारी हैं, लेकिन वक्त
कम है, तो यहाँ पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अंशु जी, आपका ये साथ जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स लगातार आपको आपके लिए मैसेज कर रहे हैं कि एक मोटिवेशनल के तौर पर आपके साथ वो जुड़े और उनको मोटिवेशन मिला है, खास तौर से गाँवों के लिए या हमारे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एक मोटिवेशन आपने यहाँ पर दिया है। तो समय कम है हमारे पास, काफी बातें हैं, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर से आपसे बातें होगी और लोगों के साथ हम जुड़ते रहेंगे इसी तरह से। अंशु जी, आपका बेहद शुक्रिया पत्रिका किन्नौर सैलून में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ एवरी लाइव इंटरेक्शन करने के लिए बेहद बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। और मैं एक बात बोलनी है कि ये जो पूरा सोशल जी डिस्टेंसिंग नाम का एक नया शब्द आ गया है जिंदगी में, जी मैं तो बहुत लोगों को कह रहा हूँ कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। आपको शारीरिक रूप से दूर रहना है, सामाजिक रूप से तो हम लोगों को इस संकट की घड़ी में और इकट्ठा होकर साथ मिलकर काम करना है, भले ही 4 फीट दूर खड़े होकर काम करना है। तो ये वो वक्त है जिस समय विचारकों की, थिंकर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, डूअर्स की, करने वालों की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि हर श्रोता जिसने आज 1 घंटा मेरे साथ बिताया है, वो एक डूअर में, करने वाले में कन्वर्ट हो या बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, पत्रिका और सारे दर्शकों का। बहुत शुक्रिया आपका इतने बढ़िया और इतने प्यारे से संदेश के लिए सभी युवाओं का। मैं मेरे सहयोगी चांद मोहम्मद शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहे। तो पत्रिका किन्नौर सैलून में जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद, उन सभी का शुक्रिया जो हमारे साथ इस 1 घंटे की यात्रा में हमारे साथ रहे। यहाँ पर हमने सामाजिक, देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता जी के साथ इंटरेक्शन किया, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं और वो देश के आखिरी व्यक्ति तक के बारे में सोचते हैं। उनका यही कहना है, युवाओं को वो संदेश यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं कि वो वाकई में देश के आखिरी व्यक्ति तक के बारे में सोचे नहीं, उन तक पहुंचे, उनके लिए काम करे। इसके साथ ही ग्राम स्वराज की परिकल्पना जो हमारे पुरखों ने की थी आजादी के बाद से, तो वो भी यहाँ पर नजर आती है कि उस परिकल्पना को आज तक हम मूर्त रूप जो है पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं दे पाए हैं। तो इसमें हम सिर्फ सरकार या प्रशासन, शासन, इन सब की गलती नहीं मान सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम उस परिकल्पना को यहाँ पर साकार करने के लिए एक साथ जुटे। तो पत्रिका के इस कीनोट सैलून में आप सभी हमारे साथ है, उसके लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। इजाजत चाहूंगी आपसे, शुक्रिया।